नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ। और जो हमारी आगामी परीक्षाएं हैं UKLT ग्रेड, DSSB और UPLT ग्रेड की, और जो अन्य राज्यों की परीक्षाएं हैं, सभी को ध्यान में रखकर मैं वीडियो बनाता हूँ। फिलहाल हमारा मेन फोकस है DSSB की परीक्षा और UKLT ग्रेड की परीक्षा पर। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमारी यह क्वेश्चन सीरीज नंबर 41। आप कोशिश करते रहिए, कोशिशों के फूल उपलब्धियों के रूप में खिलते हैं। कभी हार नहीं माननी चाहिए मनुष्य को। भाई कुछ न कुछ हमारे प्रयास में कमी है, लगातार अपने लक्ष्य की सोचो, उसी का चिंतन करो और जब तक हासिल ना हो उसके लिए आगे बढ़ते रहो। तो दोस्तों शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 41। कार्डिक आउटपुट का फार्मूला क्या है? पहले मैं बता देता हूँ भाई, कार्डिक आउटपुट क्या है। 1 मिनट में हार्ट द्वारा पंप की गई ब्लड की मात्रा है कार्डिक आउटपुट। इसका फार्मूला क्या है? हार्ट बीट गुणा में टाइडल वॉल्यूम, हार्ट बीट गुणा में स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम गुणा में टाइडल वॉल्यूम, रेजिडल वॉल्यूम गुणा में स्ट्रोक वॉल्यूम। आप अपना आंसर लगा लीजिए। इसका जो आंसर है भाई, आप अपना आंसर लगा लिया होगा आपने, तो बता देता हूँ। इसका जो आंसर है वो है हार्ट बीट गुणा में स्ट्रोक वॉल्यूम। हृदय की धड़कन 1 मिनट में, हृदय का सिकुड़ना 8 बीट को कैसे डिफाइन करेंगे भाई, परिभाषित करेंगे। हृदय का 1 मिनट में प्रंकुचन यानी कि सिकुड़ना, हृदय का 1 मिनट में प्रंकुचन 8 बीट, और स्ट्रोक वॉल्यूम हृदय द्वारा पंप की गई रक्त की मात्रा, दोनों को गुणा करने से जो आएगा वो कार्डिक आउटपुट कहलाएगा। हार्ट बीट को बता दिया। टाइडल वॉल्यूम क्या होती है भाई? टाइडल वॉल्यूम होती है एक बार सांस में ली गई या प्रयोग की गई, एक बार सांस में ली गई छोड़ी गई श्वास की मात्रा। और स्ट्रोक वॉल्यूम आपको बता दिया, स्ट्रोक वॉल्यूम है भाई रक्त हृदय द्वारा एक बार में पंप की गई रक्त की मात्रा। और कार्डिक आउटपुट है 1 मिनट में। तो कार्डिक आउटपुट का फार्मूला है हार्ट बीट गुणा में स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम गुणा में टाइडल वॉल्यूम, ये भी नहीं होगा। रेजिडल वॉल्यूम, रेजिडल वॉल्यूम है पूरी सांस बाहर निकालने के बाद फेफड़ों में बची वायु की मात्रा। आगे चलते हैं दोस्तों। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा एक स्ट्रोक वॉल्यूम में भाई 500 ml खून पंप करता है। एक जो प्रशिक्षित खिलाड़ी है व्यायाम के दौरान उसका हृदय यानी कि 30 लीटर तक कर सकता है। 500 मिलीलीटर यानी कि आधा लीटर खून एक ही स्ट्रोक वॉल्यूम में पंप कर सकता। आगे चलते हैं। शारीरिक आकृतियों में ज़्यादा अंतर का कारण है। अगला क्वेश्चन है भाई, शारीरिक आकृतियों में ज़्यादा अंतर का कारण है। मच डिफरेंस इन बॉडी फ्रॉम ड्यू हेल्थ, स्वास्थ्य संबंधी कारक, फिटनेस संबंधी कारक, भाई वंशानुगत कारक, जेनेटिक कारक, और जीवन शैली संबंधी कारक। वंशानुगत जो है भाई कारक है वो बॉडी पर प्रभाव डालता बहुत ज़्यादा, लेकिन शारीरिक आकृतियों पर ज़्यादा अंतर का कारण क्या है? लाइफस्टाइल। ये इसका राइट आंसर है, जीवन शैली। आपको ये याद रखना। हमारे गलत जो हम काम करते हैं, जैसे भाई फास्ट बॉलर स्कोलियोसिस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जो आगे झुक कर काम करेंगे, कंधे वो होने चाहिए, राउंड शोल्डर होने की संभावना। भाई अलग अलग जो गलत पोस्चर हैं उनसे अलग अलग जो डिफॉर्मिटीज हैं वो होने की संभावना है। तो सबसे ज़्यादा आकृतियों में ज़्यादा अंतर किस कारण होता है? जीवन शैली के कारण। आगे चलते हैं दोस्तों। वंशानुगत बायोमनोवैज्ञानिक नियम से तात्पर्य है लाइक बिगेट्स लाइक, लेटरली से तात्पर्य है भाई द बायो साइकोलॉजिकल लॉ हेरिडिटिक लाइक बेगेट्स लाइक, लेटरली मीन्स दैट। वंशानुगत के बायोमैकेनिक नियम का तात्पर्य है मनुष्य प्रजनन में सक्षम है। मनुष्य मनुष्य को पैदा करता है। माता पिता अपनी जैसी संतान पैदा करते हैं। बच्चे अपने माँ बाप पर ही जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, आप अपना आंसर लगा लीजिए। तो वंशानुगत का क्या है भाई? जेनेटिक। जो गुण हमारे माता पिता से हमारे अंदर आते हैं वो हेरिडिटिक गुण होते हैं। लेकिन इसमें क्या पूछा गया है भाई?
लाइक बैगेट्स लाइक लेटरली। वंशानुगत बायोमनोवैज्ञानिक नियम से तात्पर्य मनुष्य को पैदा करता है। ये इसका राइट आंसर है जो भाई बोर्ड ने दिया था। आगे चलते हैं। ज़्यादातर व्यायाम संबंधी तनाव के कारण दरारें हड्डियों में पतले बाल की तरह क्रैक्स आ जाते हैं, यानी कि स्ट्रेस फ्रैक्चर वही ज़्यादातर व्यायाम संबंधी तनाव के कारण दरारें हड्डियों में पतले बाल की तरह जो फ्रैक्चर आ जाते हैं। कौन सा फ्रैक्चर कहते हैं इसे? बाल के बराबर समान स्ट्रेस फ्रैक्चर। ये ज़्यादातर कहाँ होते हैं? गर्दन के ऊपर, रीढ़ की हड्डी में, हाथों में, घुटनों के नीचे। तो आप अपना आंसर लगा लीजिए। ये कहाँ आते हैं ज़्यादा भाई? घुटनों के नीचे, टखने वगैरह में ये फ्रैक्चर आने का सबसे अधिक जो संभावना रहती है, जो एंकल है हमारा। और एचलिस टेंडन भी निचली पिंडली में ही होता है। और जो भाई ये लिगामेंट है, इनमें भी चोटें आने का ज़्यादा कारण रहता है। और जो जोड़ है वो प्लेन ज्वाइंट है। आगे चलते हैं दोस्तों। जब पुशअप किया जाता है तो कौन सी मांसपेशी काम करती हैं? पेट की मांसपेशियां थोड़ी बहुत काम करती हैं भाई। आड़ी टेढ़ी मांसपेशियां भाई, वक्षीय मांसपेशियां, पेक्टोरियस मेजर, ट्रेपसीज, विषम चतुर्भुज मांसपेशियां। तो भाई थोड़ा सा आपको हल्का सा वो होगा, लेकिन पुशअप में ज़्यादा काम है जो किसका रहेगा? आप अपना आंसर लगा लीजिए, आसान क्वेश्चन है। वो है वक्ष की मांसपेशियां, पेक्टोरियस मेजर। छाती की मांसपेशियां पुशअप में काम करेंगी। चेस्ट की मसल भाई, आपको ये याद रखना है। और पेक्टोरियस मेजर को इसे थ्रोइंग मसल भी कहा जाता है भाई, थ्रोइंग मसल। और किसी चीज़ को फेंकने का जो पथ है उसे पैराबोला कहा जाता है। और 45 डिग्री पर किसी चीज़ को फेंकेंगे तो वो सबसे ज़्यादा दूर तक जाएगी, 45 डिग्री पर। आपको ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। ची स्क्वेयर सबसे प्रसिद्ध सांख्यिकियों स्टैटिक्स में से एक है भाई। ची स्क्वेयर यह होता है नौसिखियों के लिए बहुत उपयोगी, सभी रिसर्च में काम आती है, गणना व अर्थ गठन में, कैलकुलेट और इंटरप्रेट में सरल है, पर कल्पना परीक्षण के लिए अच्छी है। ची स्क्वेयर सबसे प्रसिद्ध सांख्यिकियों स्टैटिक्स में से एक है भाई। तो ये किसके काम आती है? आप अपना आंसर लगा लीजिए। इसका जो राइट आंसर है वह गणना और अर्थघटन को सरल करने में, कैलकुलेट एंड इंटरप्रेट करने में, आसान करने में। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बॉडी कंपोजिशन का महत्वपूर्ण घटक है। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस का, मोटर फिटनेस का, स्पोर्ट्स फिटनेस का और कार्य निष्पादन संबंधी फिटनेस का, शारीरिक बॉडी कंपोजिशन। ये भी नहीं होगा भाई, ये भी नहीं होगा। अब बच के दो भाई, इसमें थोड़ा सा आप डाउट में हो सकते हो, मोटर फिटनेस का या स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस का। आप अपना आंसर लगा लीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो है स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस का बॉडी कंपोजिशन भाग है। आगे चलते हैं दोस्तों। बच्चे की वृद्धि व विकास के लिए सबसे गंभीर खतरा किसके द्वारा उत्पन्न होता है? बच्चे की वृद्धि व विकास के लिए सबसे गंभीर खतरा किसके द्वारा उत्पन्न होता है? व्यायाम की कमी के कारण, इलॉजिकल डिग्रेडेशन के कारण यानी कि पारिस्थितिजन्य अवनीति के कारण, मनोकायिक गड़बड़ी के कारण, फिजियोसाइमेटिक डिसऑर्डर के कारण या कुपोषण के कारण। आप अपना आंसर लगा लीजिए। इसका जो राइट आंसर है भाई वो कुपोषण के कारण, ये इसका राइट आंसर है। कुपोषण क्या होता है भाई? बच्चे को जो न्यूट्रिशन है जो उसके शरीर के लिए आवश्यक है वो पर्याप्त मात्रा में न मिलना। और एक संतुलित व पौष्टिक आहार उसे ही कहा जा सकता है जो हमारे सभी ज़रूरतों को पूरा करें और जिसमें सभी पोषक तत्व विद्यमान हो। आगे चलते हैं दोस्तों। अधिकतर लगाई जाने वाली तेज दौड़ों स्प्रिंट रेसिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। एथलीट की लंबाई, टांग की ताकत, मांसपेशीय फाइबर का प्रकार और गुणवत्ता, दाव के हृदय का आकार। तो आप अपना आंसर लगा लीजिए भाई। दाव के हृदय का आकार है जो, वो तो भाई
जो ज़्यादा कार्डियो वाले गेम हैं उनमें मिलेगा लॉन्ग डिस्टेंस में। और उनमें कौन से फाइबर ज़्यादा मिलेंगे? रेड फाइबर ज़्यादा। तो कोई भी दौड़ हैं उनमें, तेज़ दौड़ों में सबसे महत्वपूर्ण कारक है भाई मांसपेशियों के फाइबर का प्रकार और उसकी गुणवत्ता। ये इसका राइट आंसर है। जिसमें वाइट फाइबर ज़्यादा होंगे उसमें स्पीड ज़्यादा होगी, और जिसमें रेड फाइबर ज़्यादा होंगे उसमें इंडोरेंस ज़्यादा होगा। फॉसबरी फ्लॉप, डिक फॉसबरी अमेरिका के खिलाड़ी थे। इन्होंने एक तकनीक ईजाद की थी ऊंची कूद की। आपको बताना भाई इन्होंने कौन से ओलंपिक में ये तकनीक ईजाद की थी। आपके लिए एक क्वेश्चन है, छोटा सा हल्का क्वेश्चन है भाई। फॉसबरी फ्लॉप एक स्टाइल है किसका? डिक फॉसबरी यूएसए के खिलाड़ी थे। उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था एक नई तकनीक ईजाद करके। फॉसबरी फ्लॉप स्टाइल में क्रॉस बार में जब नितंबों की थिरकन होती है तब कूदने वाला सिर और टांगों को उठाता है, अपने कंधों को हिलाता है, सिर और टांगों को नीचा करता है, माथे पर सिकुड़न डालता है। आप अपना आंसर लगा लीजिए। इसका राइट आंसर अपने सिर और टांगों को नीचा करता है। ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं दोस्तों। सर्वे रिसर्च में कौन सा तरीका आंकड़े एकत्रित करने में सबसे सस्ता तरीका है? सर्वे रिसर्च में कौन सा तरीका आंकड़े एकत्रित करने में सबसे अच्छा तरीका है? शारीरिक शिक्षण, प्रशिक्षण, इंटरव्यू, प्रश्नावली, व्यक्तिगत परस्पर क्रिया। भाई थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, रिसर्च से है। तो इसका जो राइट आंसर है आप अपना आंसर लगा लीजिए। थोड़ा सा शारीरिक परीक्षण तो होगा नहीं भाई उसमें, क्योंकि हमें कुछ न कुछ चाहिएगा उसके लिए, तो सस्ता नहीं होगा। व्यक्तिगत परस्पर क्रिया, व्यवहार, इंटरव्यू, प्रश्नावली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रश्नावली। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। यदि आपके शरीर से आपकी चर्बी हटा दें तो आपका वजन मिलेगा। बिना चर्बी वाला शरीर वजन, यानी कि भाई लीन बॉडी मास, टोटल बॉडी वेट, एक आइडल बॉडी वेट, सर्वोत्तम शरीर का वजन। भाई बिना शरीर का चर्बी का वजन हटा दें तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा भाई? लीन बॉडी मास। ये इसका राइट आंसर है, बिना चर्बी वाला शरीर वजन। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। घुटने, नी की, रिस्ट की कलाई या टकने की मोच का अक्सर कारण होता है। बुरी तरह से गिरने के कारण, झूलने या लटकने से, अत्यधिक घुमावदार गति से, कठोर ऊतकों के फटने से। आप अपना आंसर लगा लीजिए। भाई जो नी में चोट होगी और एंकल में वो ज़्यादातर लिगामेंट से संबंधित होगी, और कलाई की भी चोट ज़्यादातर लगती रहती है। तो किस कारण होगी? बुरी तरह से गिरने के कारण कलाई में लग सकती है, लेकिन भाई लटकने व झूलने के कारण नहीं। भाई लटकने व झूलने से तो नहीं लगेगी। अत्यधिक घुमावदार गति के कारण, कठोर ऊतकों के फटने के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है, आप अपना आंसर लगा लिया होगा आपने, अत्यधिक घुमावदार गति के कारण, ट्विस्टिंग के कारण ही एंकल भी टियर हो सकता है, भाई कलाई भी और घुटना भी। ये आपको याद रखना है। घुटने में 4 लिगामेंट होते हैं, आपको ये याद रखना है। घुटने में 4 लिगामेंट होते हैं, और जो घुटने का मेन लिगामेंट है वो एशियल है। कौन सा भाई? एशियल है घुटने का जो मेन लिगामेंट है। और 2 स्पोर्टर लिगामेंट साइड में और एक पिछली तरफ होता है। आगे चलते हैं। बनाए गए समय चक्र का टाइम टेबल का उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्यों की शीघ्र पूर्ति, प्राप्त समय का अधिकतम प्रयोग, एक स्तर से दूसरे स्तर में कार्यकलापों का सतह, आधारगत सुविधाओं और संख्याओं व सदस्यों का सही उपयोग। तो इसका जो राइट आंसर है भाई, आप अपना आंसर लगा लीजिए। टाइम टेबल का क्या उद्देश्य होना चाहिए भाई? इसका जो राइट आंसर है वो है प्राप्त समय का अधिकतम उपयोग। टाइम टेबल किस लिए बनाते हैं? टाइम टेबल इसलिए बनाते हैं कि भाई जो टाइम है उसका अधिकतम से अधिकतम प्रयोग हो जाए, और भाई टाइम टेबल में भी ये रहता कि भाई अच्छा जो प्रोवाइड किया जा सके बच्चों को, अच्छी से अच्छी सुविधा की उसका वे अधिकतम प्रयोग कर सकें प्राप्त समय का। आगे चलते हैं दोस्तों।
एक रिसर्च टेक्निक के रूप में क्लिनिकल इंटरव्यू को ज़्यादातर किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? एक रिसर्च टेक्निक के रूप में भाई क्लिनिकल इंटरव्यू को किसके द्वारा ज़्यादा प्रयोग किया जाता है? शिक्षा शास्त्रियों द्वारा, मीडिया द्वारा, खेल मेडिसिन डॉक्टरों द्वारा, मनोवैज्ञानिकों द्वारा। आप अपना आंसर लगा लीजिए। एक रिसर्च टेक्निक के रूप में क्लिनिकल इंटरव्यू ज़्यादातर किसके द्वारा उपयोग किया जा सकता है, किया जाता है भाई? तो ये आप अपना आंसर लगा लीजिए भाई। एक बार थोड़ा सा मैं भी इस ऐसी स्थिति में आ गया था, मैंने सोचा भाई कहीं थोड़ा सा कुछ और दिक्कत हो, तो मैंने भी इंटरव्यू दिया था किसे भाई? साइकोलॉजिस्ट को। इसका राइट आंसर है साइकोलॉजिस्ट का। और नॉर्मल रहता, कई बार आदमी अपना जो भाई उसका जो जीवन है उसमें कुछ उठापटक होती है तो वही वो प्रभावित होता है, कोई भी हुआ, खिलाड़ी भी प्रभावित होते हैं उससे। इसलिए हमने आप सोचते हैं कि भी आप कहीं और कोई व्याधि से ग्रस्त न हो, उसके लिए आपको साइकोलॉजिस्ट की सलाह ले लेनी चाहिए, लेकिन उससे कुछ आपको ज़्यादा ही फायदा होगा कुछ न कुछ। और आपको जो मनोवैज्ञानिक हैं वो आपके बुरे टाइम में प्रसन्न रहने की सलाह देंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। बैडमिंटन के नेट की ऊंचाई होती है। ये क्वेश्चन आया था भाई, अभी आसान क्वेश्चन है, एस्टेट में आया था, एस्टेट की परीक्षा में। बैडमिंटन के नेट की ऊंचाई होती है, बैडमिंटन के नेट की ऊंचाई होती है 60 इंच समान रूप से, और कोने व मध्य में 62 इंच कोने में और 60 इंच मध्य में। 60 इंच कोने में, 61 इंच मध्य में भाई। 60 इंच कोने में और 61 इंच कोने में और 60 इंच मध्य में। आप अपना आंसर लगा लीजिए। इसका जो राइट आंसर है भाई क्या होगा? आपने लगा लिया होगा अपना आंसर। इसका राइट आंसर है भाई 60 इंच कोने में, ना 61 इंच कोने में और 60 इंच मध्य में। 5 एक पोल पर और 5 फीट और 5 फीट मध्य में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भाई ये एक नेट की परीक्षा में आया था। खेल मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई? फ्रेडरिक स्किनर द्वारा, सिगमंड फ्रायड द्वारा, कार्ल डीम द्वारा, पैट्रिक पावलोव। पावलोव ने क्या दिया भाई? पावलोव ने दी कंडीशनिंग थ्योरी और क्लासिकल थ्योरी। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत और सामान्यीकरण का सिद्धांत पेट्रोविच पावलोव ने दिया भाई। फ्रेडरिक स्किनर द्वारा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया स्किनर ने, और फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत फ्रायड ने और स्किनर द्वारा। और खेल मनोविज्ञान की, वैसे जो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला तो 1879 में लिपजिंग शहर में विलियम वुंट ने स्थापित की थी। और भाई जो खेल मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला है वो कार्ल डीम द्वारा स्थापित की गई। और खेल मनोविज्ञान का जनक कौन है भाई? कोलमैन ग्रिफिथ। और खेल मनोविज्ञान क्या है भाई? खेल मनोविज्ञान है खिलाड़ियों को व्यवहार, खिलाड़ियों के जो खेल के दौरान किया गया व्यवहार को समझने का अध्ययन ही खेल मनोविज्ञान कहलाता है। और इससे जो खिलाड़ियों के व्यवहार को जहाँ वो गलती करते हैं उसको ठीक करके उनके परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों। जीन प्याजे भाई को श्रेय जाता है रचनावाद के सिद्धांत का, अनुभूतिवाद कॉग्निटिविज्म के सिद्धांत का, कॉन्स्टिट्यूशन सिद्धांत का, एमर्जेंस सिद्धांत का, उद्भवता के सिद्धांत का। आप अपना आंसर लगा लीजिए। जीन प्याजे ने भाई 4 स्टेज बताई। संवेदीगामक सेंसरी मोटर भाई, अमूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, ये अलग अलग 4 स्टेज बताई थी। और इन्होंने उसका काल भी अलग अलग बताया था जीन प्याजे ने। तो जीन प्याजे ने कौन सा सिद्धांत दिया भाई? कॉग्निटिविज्म का। आप अनुभूतिवाद, वैसे तो संज्ञानात्मकवाद मिलेगा लेकिन इंग्लिश में कॉग्निटिविज्म ही इसका राइट आंसर है। आप इंग्लिश में जरूर क्वेश्चन पढ़िएगा, कई बार हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाते। आगे चलते हैं दोस्तों।
प्रोटीन स्वयं को अपरिवर्तनीय रखते हुए रासायनिक प्रतिक्रिया की गति को त्वरित करता है, कहलाता है ग्लूकोज, न्यूट्रिएंट, एंजाइम, हार्मोन। प्रोटीन क्या है भाई? प्रोटीन में कहीं मिलेगा 20 अमीनो एसिड, कहीं 22, कहीं 23, आपको ये अलग अलग एसिड मिलेंगे। भाई प्रोटीन क्या है? एक प्रकार का एंजाइम है, आपको ये याद रखना। आगे चलते हैं दोस्तों। बुक वाल्टर, ये क्वेश्चन है 9th क्लास से है, 9th और 11th की जो बुक है उससे क्वेश्चन है भाई। ये बुक वाल्टर के अनुसार शारीरिक शिक्षा के 3 उद्देश्य हैं भाई, और आगे जो अलग अलग विद्वानों ने उद्देश्य दिए हैं शारीरिक शिक्षा के, आगे नेक्स्ट वीडियो में एक आध क्वेश्चन उनसे भी बनाऊंगा। ये 9th और 11th की जो हमारी बुक है उससे हैं। नैतिक चरित्र, संस्कृति, तंत्रिका, पेशीय विकास, शारीरिक फिटनेस, स्वास्थ्य, संवेगात्मक संतुलन, स्वस्थ फुर्सत के समय का सदुपयोग यानी कि वह नैतिक चरित्र, शारीरिक फिटनेस, सामाजिक दक्षता व संस्कृति। आप अपना आंसर लगा लीजिए। बुक वाल्टर ने कितने वो बताए भाई शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य? 3 बताए। आपने अपना आंसर लगा लिया होगा भाई। जो बुक वाल्टर ने बताया, स्वास्थ्य, खाली समय का सदुपयोग, थोड़ा सा इसमें ये दे दिया भाई। जो लैंग्वेज है बुक में वो है खाली समय का सदुपयोग, फुर्सत के समय का, दोनों एक ही चीज़ है। और तीसरा नैतिक चरित्र, ये इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों लगातार हमारे साथ बने रहिए, आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। हमारे इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों में। आपके जो फेसबुक के पेज हैं और आप जिन ग्रुपों में हैं उनमें शेयर कर दीजिए, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। भाई हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, हमारा मेन उद्देश्य है कि भी हमारी वजह से अगर किसी एक मनुष्य का भी जीवन बदलता है तो ये भी हमारे जीवन की भी सार्थकता होगी। और लगातार आप मेहनत करते रहिए। हम भाई मिनिमम मिस्टेक के साथ वीडियो बनाते हैं और जगह जगह से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इकट्ठे करके लाते हैं। और मेरी एक ही वो रहती है, आप और भी चैनल देखते हो भाई, गलतियों का परसेंटेज उनका देख लेना और कभी हमारा देख लेना। हम रेयर ही मिस्टेक करने की सोचते हैं। जो एक आध गलती, भाई गलती तो काम करने वालों से ही होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि भी आपको ठीक की जगह गलत ही याद हो जाए। रेयर मिस्टेक होती है हमारी वीडियोज़ में। लगातार हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।